खादी को नरेंद्र मोदी देश की पहचान बनाना चाहते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी खादी को एक ऐसे ब्रांड के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं जिससे भारतवासियों की आय बढ़े और खादी लोगों के फैशन का ट्रेडमार्क बने। हमारे देश में गरीब से गरीब लोगों को रोजगार देने की ताकत एग्रीकल्चर के बाद किसी एक सेक्टर में है तो वो है टेक्सटाइल, हैंडलूम, खादी, वीविंग। ये जो काम है उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं जो कपड़ों के पीछे खर्च करता हूं उसमें से ज्यादा नहीं 5% मैं इन प्रोडक्ट पे लगा दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन सामान्य गरीब लोग जो हाथ से काम करता है उसकी इकोनॉमी में आसमान जमीन का परिवर्तन आ जाएगा। मैं हर एक को कहता हूं 2 अक्टूबर को कुछ न कुछ खादी का खरीदिए और वो महीने भर कमीशन भी देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप खादीधारी बने। एक आध चीज खादी की तो घर में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं। आप देखिए गरीब आदमी को मदद होगी। हैंडलूम अपने आप में आज उसने फैशन की जगह ली है। एक जमाना था जब खादी आजादी की लड़ाई का एक सिंबल था, तब मंत्र था खादी फॉर नेशन। आज खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। ये अगर हम मूड बनाते हैं तो हैंडलूम के विकास के लिए बहुत संभावना है। उसमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी चल रहा है, उसमें फैशन डिजाइनर भी अब आ रहे हैं। और दूसरा, ग्लोबली जो होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ लोग झुकाव रखते हैं, उनका हैंडलूम और खादी की चीजों पर आकर्षण बढ़ रहा है। हम जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नौजवान यहां बैठे हैं, हम ई प्लेटफॉर्म का ग्लोबल मार्केटिंग करके हमारे इन गरीब लोगों की चीजों को दुनिया में बेचने का एक बहुत बड़ा अभियान चला सकते हैं। और मैंने देखा कि आज आपने एक मर्चेंटाइल एक्टिविटी को भी यहां से लॉन्च करवाया है मेरे हाथ से। लेकिन मुझे खुशी हुई कि बाद में आपने कहा कि ये प्रॉफिट गंगा सफाई में जाएगा, तो मेरा डर कम हो गया। वरना होता कि ये मोदी अब बिजनेस करने लग गया है। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम हैंडलूम को पॉपुलर करें। हमारे गरीब बुनकर जो इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए हम सुविधा करें। आप देखिए, देखते ही देखते ग्रामीण इकोनॉमी में बदलाव आ जाएगा। नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 125 करोड़ के इस देश में अगर विकास की नई इबारत लिखनी है तो शुरुआत यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के मैक्सिमम इस्तेमाल से ही संभव है। दूसरा सवाल सरकार के ही एक निवृत्त अधिकारी ने पूछा था, और उनका सवाल था कि भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये बात सही है कि बड़े देशों में भारत आज सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। और वो भी सिर्फ हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं। 2 भयंकर अकाल, ड्राउट, हमारा देश एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। और उसमें अगर 2 लगातार अकाल हो तो कितना बड़ा संकट होता है हम समझ सकते हैं। दूसरा, पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, रिसेशन का दौर चल रहा है। पूरी दुनिया की परचेजिंग कैपेसिटी काफी नीचे गिर गई है। जब विश्व की अर्थरचना का ये हाल हो, भारत के भीतर एग्रीकल्चर सेक्टर पर इतना बड़ा प्रेशर हो, और ऐसी विकट परिस्थिति में
7.5% से ज्यादा ग्रोथ पाना, मैं 125 करोड़ देशवासियों को अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं कि उनके पुरुषार्थ और परिणाम का परिणाम है कि आज देश तेज गति से आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसलिए अब सवाल यह है कि इस आर्थिक विकास से बदलाव क्या आता है। हम जानते हैं हमारे परिवार में अगर आज एक व्यक्ति कमाता है और 20,000 रुपये आता है तो हम परिवार कैसे चलाते हैं? उस 20,000 रुपयों में प्रायोरिटी तय करते हैं कि भाई क्या लाना, क्या नहीं लाना, कितना खाना, कितना नहीं खाना, सब्जी लानी कि नहीं लानी, दूध लाना कि नहीं लाना, बच्चों के लिए नए कपड़े लाना कि नहीं लाना, सोचते हैं। लेकिन परिवार में एक और व्यक्ति को कहीं रोजगार मिल जाए और 10,000 रुपया और इनकम आ जाए तो तुरंत हमारी इकोनॉमी का मैनेजमेंट बदल जाता है। जैसा परिवार का है वैसा ही देश का है। अगर देश के खजाने में ज्यादा पैसा है तो ज्यादा विकास के काम होते हैं, ज्यादा विकास के काम होते हैं तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अगर ज्यादा पैसे होंगे तो रोड बढ़िया बनेंगे, बड़े बनेंगे, दूर दूर तक बनेंगे, तो रोड बनाने वालों को काम मिलेगा। बनाने वालों को काम मिलेगा तो पहले वो जूते नहीं खरीदता था, अब जूते खरीदेगा। पहले वो एक टाइम खाना खाता था, अब 2 टाइम खाना खाएगा। उसके जेब में पैसा आया तो पैसा खर्च करेगा, खर्च करेगा तो पैसा फिर बाजार में आएगा, फिर बाजार में आएगा तो वो इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। और इसलिए सिंपल सा अर्थ कारण है, इसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। एक कुछ नियम, कुछ व्यवस्थाएं, इन सब पर बल देना पड़ता है, लेकिन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, जितना ज्यादा हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है उसका हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना हमारी वैल्यू एडिशन से इकोनॉमी बढ़ेगी। हम ह्यूमन रिसोर्स का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। सिर्फ हम युवा है, 800 मिलियन 35 से नीचे हमारा एज ग्रुप के लोग हैं, इससे करेंगे तो नहीं होगा। हमें फोकस करके किसकी क्या क्षमता है, कहां उपयोगिता है, उसको जोड़ेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। भारत जैसा देश, हजारों साल पुरानी विरासत हमारे पास है। हम अगर टूरिज्म को बढ़ावा दें और सफलतापूर्वक बढ़ावा दें, दुनिया भर के टूरिस्ट आए तो हमारी ये जो हजारों साल से हमारे पास जो विरासत है वो हमारी इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ देगी। और इसलिए ताजमहल में इन्वेस्टमेंट किसी ने किया होगा, उस समय शायद अखबार निकलते होंगे तो एडिटोरियल भी आया होगा कि एक ऐसा राजा है, लोग भूखे मर रहे हैं, ताजमहल बना रहा है। उस समय शायद टीवी चैनल चलती होगी तो सब आया होगा, मजदूरों के हाल क्या है, कैसे हो रहा है, सब हुआ होता। लेकिन वही ताजमहल आज लाखों लोगों की रोजगार का कारण बन चुका है। इसलिए हम किन बातों का कैसे उपयोग करते हैं उसके आधार पर तय होता है कि हम इकोनॉमी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। और ये देश के लिए आवश्यक है, ज्यादा नहीं यारों, 30 साल अगर हम 8% से ज्यादा ग्रोथ अचीव कर लेते हैं तो दुनिया में आज जो कुछ भी उत्तम देखते हैं वो सारा आपके कदमों में हो सकता है दोस्तों, हिंदुस्तान में हो सकता है।
और इसलिए हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए, किसान है तो भी अगर 2 एकड़ भूमि है तो है, 2 की 2.5 शायद नहीं होगी, लेकिन 2 एकड़ भूमि में मैं ज्यादा उत्पादन कैसे करूं, उस पर अगर मैं बल देता हूं, मैं ग्रोथ को ताकत देता हूं। हम कितना ज्यादा, दूसरा, भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ग्लोबल मार्केट की ओर टारगेट करना चाहिए। जब भारत में बनी हुई ट्रेन, मेट्रो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होती है, भारत में बनी हुई जापानीज कंपनी मारुति जब भारत में कार बनाती है और जापान उसको इंपोर्ट करता है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ती है। आज हम अरबों खरबों रुपयों का पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर से लाते हैं। हम सोलार एनर्जी पर बल दें, हमारी अपनी ताकत पर हमारा इंपोर्ट कम करने की स्थिति में आ जाएं, हम ग्रोथ में एक नया एडिशन जोड़ सकते हैं। डिफेंस, अरबों खरबों रुपयों का डिफेंस इक्विपमेंट हमको बाहर से लाना पड़ता है। भारत के नौजवानों के पास टैलेंट है। अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, एफडीआई लाएंगे, लेकिन बनाएंगे यहां, नौजवान को रोजगार भी मिलेगा और हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत अपने आप पर सुरक्षित होगा। तो हमारा आर्थिक विकास तेज गति से हो, कांस्टेंट हो, उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए। अगर ये हम करने में सफल हो गए, 30 साल में आज जो भी दुनिया में उत्तम से उत्तम देखते हैं वो सब आपकी आंखों के सामने हिंदुस्तान की धरती पर होगा, ये मेरा विश्वास है।